हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। दैट इज फर्स्ट, मतलब मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था भाई? एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, है ना। मतलब मुझे पहले फंक्शन डिसाइड करना पड़ता है भाई। तो चलो ये पहला क्वेश्चन है ए। ठीक है, सबसे पहला काम, तीन काम हमने बताए थे। पहले तो फंक्शन डिसाइड करो एंड देन सेकंड डिसाइड करना है मुझे डेल्टा एक्स एंड एक्स क्या होगा, एंड थर्ड मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होगा भाई? क्या चेंज होगा इसमें? 1/4 चेंज होगा क्या? नहीं, 1/4 फोर्थ रूट तो एज इट इज रहेगा। ये 17/81 है ना, उसमें 16/81 रहेगा तो फोर्थ रूट इजीली मिल सकता है। मतलब ये चेंज होता रहता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स रेस टू 1/4 है ना, इसको मैं फंक्शन ले लेता हूँ। सो दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा भाई? 1/4 आगे एज इट इज एक्स रेस टू 1/4 माइनस 1 which is x रेस टू माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप खत्म। सेकंड स्टेप में क्या करते थे हम लोग? दैट 17/81 कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? 16/81 प्लस 1/81 लाइक दिस, है ना। सो दैट बेस्ड ऑन दिस x क्या बन जाएगा? 16/81 के जिसका हमको फोर्थ रूट इजीली मिल सकता है ना। 16/81 रहेगा तो फोर्थ रूट इजीली मिल सकता है, and delta x become 1/81। ठीक है, now let me apply the formula, that is f of x मतलब f of 16/81 plus delta x that is 1/81 into f dash x मतलब f dash of 16/81। ठीक है, अब चलो वैल्यू रख देते हैं। एफ ऑफ एक्स के अंदर इसकी वैल्यू रखने पे एक्स की जगह 16/81 रेस टू 1/4, 16/81 पावर 1/4 प्लस 1/81 एज इट इज इनटू ये हो गया एफ डैश के अंदर वैल्यू रखना। तो एक्स की जगह क्या रखना है भाई? 16/81 यहाँ पे, है ना। मतलब इसके अंदर 16/81 रेस टू माइनस 3/4, 16/81 raised to minus 3/4 divided by 4. So like this we need to put the formula, put the value. अब 16 का 1/4 पावर होता है 2 एंड 81 का 1/4 होता है 3 प्लस 1/81 इंटू 1/4, है ना। ये तो था ही, जितने कॉन्स्टेंट है उतना उसको मैंने पहले आगे लिख लिए। अब 16/81 का पहले 1/4 पावर ले लो, दैट इज 2/3 और पावर जो है वो -3 बचा, है ना। मैंने 1/4 पावर पहले इसका ले लिया एंड उसका पावर -3 अभी तो बाकी है करना। अब ये पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करना है तो मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ। जैसे ये 2/3 प्लस 1/81 इंटू 4 इंटू 3/2 होल क्यूब ऐसा कर सकता हूँ, है ना। नेगेटिव पावर बन जाएगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि 2 रेस टू -3 बन जाता है 1/2 एंड 3 नीचे जो है वो ऊपर जाएगा तो 3 ऊपर हो जाएगा, बराबर। अब 3 तो चलो मैं इसको कैंसिल वगैरह कर सकता हूँ अगर मैं इसको थोड़ा परफेक्टली लिख लूँ। ऊपर 3 मतलब 27, नीचे 81 इंटू 4 इंटू 8, है ना। 2 8। सो एज यू कैन सी 27 3 जा, है ना। सो फाइनली हमारे पास क्या बचा? तो 1/3 में दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ, बचा 2 प्लस 1/32। सो लेट मी टेक एलसीएम 32, 2 जा 64 प्लस 1 65, 65 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 3 विच इज 96। सो दिस इज व्हाट माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, और इसको आप अगर डिवाइड करोगे तो 0.677 ये हो जाएगा। ठीक है, वैसे सीबीएसई वालों को ये एग्जैक्टली पॉइंट में आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है। p/q फॉर्म में मैक्सिमम सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक बार लिख दोगे तो चल जाएगा, है ना। उन लोग को ये सब वापस अगेन डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ,
अगर एमसीक्यू है तो ठीक है, खैर हमको 4 ऑप्शन में से ढूंढना है, तो अगर एमसीक्यू के ऑप्शन पॉइंट में है तो वी हैव टू कैलकुलेट और फाइनल आंसर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट एंड देन डिसाइड करना है 4 ऑप्शन में से कौन सा है। बट बाकी पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर आंसर रखोगे देन इट इज़ ओके, इट इज़ वेल एंड यू नो वो सही होगा, है ना, इट विल बी राइट। ओके, सो दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड, 33 रेज टू माइनस 1/5। ओके, 33 रेज टू माइनस 1/5, तो एक्चुअल में 33 के बाजू में कौन सा पॉइंट है, 32 ना, 32 का 1/5 पावर हो जाता है 2। सो इट मीन्स कि ये मुझे चेंज कहाँ पे करना है भाई, तो मुझे चेंज इसमें करना है, ठीक है, तो उसको ही मैंने x ले लिया। सो मेरे फंक्शन f ऑफ x बन गया x रेज टू माइनस 1/5, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दैट f डैश x क्या बन जाएगा, माइनस 1/5 पावर आगे एंड पावर में और एक कम, सो इट बिकम माइनस ऑफ x रेज टू माइनस 6/5 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, नेगेटिव साइन आगे रख दी है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। अब 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 32 है ना, 32 प्लस 1, सो ऑटोमेटिकली मेरा x क्या बन जाएगा 32 एंड डेल्टा x बन जाएगा 1। नाउ लेट मी फाइनली पुट द फॉर्मूला फॉर दिस, f ऑफ x विच इज f ऑफ 32 प्लस डेल्टा x विच इज 1 इंटू f डैश 32, ठीक है। लेट मी पुट द वैल्यू, x इक्वल टू 32 रख देते हैं इसके अंदर, तो 32 रेज टू माइनस 1/5, ओके, 32 रेज टू माइनस 1/5 प्लस 1 लिखने की जरूरत है नहीं, माइनस 1/5 इंटू, ठीक है, माइनस 1/5 इंटू एफ डैश एक्स के अंदर x की जगह 3/2 रखने पे, यहाँ पे x की जगह 3/2 रखने पे 32 रेज टू माइनस 6/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/32 का 1/5 पावर, है ना, ऊपर नेगेटिव पावर है तो मैंने पावर को नीचे ले लिया पहले तो, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही बना देते, चलो 5 तो था ही, इंटू 32 का 6/5 पावर, ठीक है, नीचे ले लेता हूँ। अब डेफिनेटली 32 का 5th रूट हो जाएगा 2, है ना, सो इट बिकम 2, 1/2 माइनस 1/5 इंटू अगेन 32 का 1/5 पावर हो जाएगा 2, है ना, 32 का 1/5 पावर, तो मैंने 2 लिख दिया, 32 का 1/5 पावर, और ऊपर 6 तो बचा ही, है ना, एज इट इज 6 बचा। अब मैं क्या करता हूँ, 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, चलो दोनों में से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/5 इंटू 2 रेज टू 5, ठीक है। सो डेफिनेटली व्हाट आई कैन गेट, 2 रेज टू 5 32 इंटू 5 दैट इज 180, है ना, 1 माइनस 1/180, है ना, 2 रेज टू 5 32 एंड सॉरी 180 नहीं 160, ओके। अब 160 को एलसीएम ले लेता हूँ, तो 160 माइनस 1 विच इज़ 159/160, सो ये बन जाएगा 159/2 इंटू 160 दैट इज 320 अगेन बैक। सो दिस इज व्हाट माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगेन अगर कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर यूज़ करके आप ये आंसर बना सकते हो, नहीं है तो ये p/q फॉर्म में जो भी है वो आपका आंसर फाइनल रखना, ठीक है, स्पेशली फॉर CBSE बोर्ड। सो दिस व्हाट द आंसर फॉर सेकंड क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, उसमें से दोनों का आंसर बन गया। नाउ लेट अस गो विद क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ये सभी क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे लास्ट लेक्चर में, बराबर, 1 से लेके कुछ 10 तक के। आई होप आपने उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, बराबर, बट मैं आपको पूरे के पूरे सॉल्यूशन करवाऊंगा, बराबर। मैं भी आपको कोई क्वेश्चन इजी लगा होगा तो आपको उस सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे वीडियो फास्ट देख लेना, और कोई क्वेश्चन जो आपको पता नहीं चल रहा था वो क्वेश्चन को अगेन डिटेल में देखना, ठीक है। सो हियर आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरी सॉल्यूशंस इन डिटेल, ठीक है। सो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय दिस हैज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू ई। अच्छा, ये तो वही है, मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक है। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट बनाएंगे x का, उस क्रिटिकल पॉइंट में एक x इक्वल टू ई भी आएगा, पर उससे अभी तक प्रूव नहीं हुआ कि भाई x इक्वल टू ई के लिए मैक्सिमम बनेगा। वी विल फाइंड f डबल डैश x, उसमें x इक्वल टू ई रखेंगे, और वहाँ पे आंसर f डबल डैश x का नेगेटिव आएगा, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, या फिर हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो मैक्सिमम बनाएगा x इक्वल टू ई के पास, ठीक है।
So let me prove it by using that method. First of all, let me find f dash x for this function. नीचे का डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज log x का 1/x माइनस log x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1. ठीक है. नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वी ऑलवेज, है ना, फॉर मैक्स और मीन ऑफ f of x वी ऑलवेज पुट f dash x इक्वल टू 0. सो यहाँ पे तो x कैंसिल हो गया. देखो ये बन गया 1 माइनस log x, है ना, 1 माइनस log x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. ठीक है. डेफिनेटली डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होगा, है ना. सो 1 माइनस log x इक्वल टू 0, हैंस log x इक्वल टू 1. सो बेस में कुछ नहीं है तो e है, तो x इक्वल टू, ये x इक्वल टू क्या होगा भाई, दिस x इक्वल टू, तो इसको यहाँ पे भेजते हैं और ये जो 1 है उसको पावर में, है ना. सो व्हाट वी गेट, x इक्वल टू e, है ना, e हो गया, e कहाँ पे गया 1 के पास, और 1 कहाँ पे गया पावर में, 1 के e के पावर में. सो अल्टीमेटली e रेज टू 1 दैट इज e. सो x इक्वल टू e. एक ही मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आया. लेट मी फाइंड f डबल डैश x एंड बेस्ड ऑन दैट मैं कह सकता हूँ कि चलो x इक्वल टू e के लिए मैक्सिमम है या मिनिमम. सो लेट मी फाइंड f डबल डैश x. f डबल डैश x मतलब f डैश x मेरे पास क्या था, ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन. ठीक है. f डैश x मतलब इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन. सो पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0, log x का 1/x माइनस 1/x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x. ठीक है. नाउ इफ पॉसिबल लेट अस कैंसल्ड सम टर्म, ये x और ये x कैंसिल हो गया, और अब बचा क्या यहाँ पे मेरे पास, तो माइनस x बराबर माइनस 2x, मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस 2x प्लस 2x log x. ठीक है, डिवाइडेड बाई x रेज टू 4. ठीक है. नाउ लेट मी पुट वैल्यू x ओवर हियर. सो ये बन जाएगा माइनस 3x दैट इज माइनस 3e प्लस 2e इंटू log e. log e तो 1 हो जाता है, खैर उसको रख देंगे बाद में, और यहाँ पे होगा e रेज टू 4. सो 2e इंटू log e 1 है. सो अल्टीमेटली ये जो है ये स्टेप वो बन गया ओनली 2e, है ना. 2e इंटू 1 मतलब 2e माइनस 3e दैट इज माइनस e बाई e रेज टू 4 विच इज माइनस 1 बाई e क्यूब, है ना. ये हो गया f डबल डैश e. कहाँ से रखा हमने वैल्यू, कहाँ से रखी, यहाँ से रखी. यहाँ तक हमने f डबल डैश x था, यहाँ से हमने f डबल डैश e करना चालू किया, बराबर. तो f डबल डैश e की वैल्यू आ गई माइनस 1 अपन e क्यूब विच इज लेस देन 0. सो x इक्वल टू e, फॉर x इक्वल टू e, है ना, f ऑफ x इज मैक्सिमम. बस हम ऐसे ही लिखते हैं ना हर एक क्वेश्चन में, बस. तो वो हो गया, खत्म. ये हो गया प्रूफ, है ना, किसका, क्वेश्चन नंबर 2 का. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. 2 equal sides of an isosceles triangle with fixed base b. सी ये दोनों समझ लो मैंने साइड ले ली, इक्वल ले ली, बराबर. ये दोनों इक्वल साइड है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, बराबर. अब जब भी दो साइड इक्वल होती है तो उसकी वजह से वो दो बाजू वाले एंगल जो है ना वो भी इक्वल होंगे. ठीक है. वैसे इस एंगल की ज़रूरत है या नहीं बाद में सोचेंगे, बट वो ये दोनों इक्वल एंगल होंगे, बराबर. एंड दिस वन बिकम बी, बेस. और उन लोग ने ऐसा बोला है कि ये जो बेस है ना, ये बेस है वो क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है. ठीक है. बेस इक्वल टू कांस्टेंट, नाम भी दे दिया है बेस बी, तो उसको मैंने कांस्टेंट ले लिया. ठीक है. थोड़ी देर के लिए मैं इरेज कर देता हूँ, बाद में लिखते हैं उसको. तो 2 sides ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ फिक्स्ड बेस, बराबर, आर डिक्रीजिंग. तो कौन डिक्रीज हो रहा है भाई, विथ फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग. तो ये एक्चुअल में डिक्रीज हो रहा है ना, 2 sides आर डिक्रीजिंग. सो समझ लो मैंने ये एल ले ली, दोनों साइड इक्वल है एल, उसको मैं डिक्रीज कर देता हूँ. आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड. वैसे डिक्रीज हो रही है तो मैं -3 लिख दूंगा तो भी अच्छा रहेगा, वैसे नहीं लिखोगे तो भी चलेगा.
-3 लिखोगे तो आपका आंसर भी नेगेटिव में लास्ट में मिलेगा एंड इट विल डिनोट दैट द एरिया विल बी डिक्रीजिंग, बराबर। तो वो डिनोट कर सकते हैं आपका आंसर एग्जैक्टली। वैसे माइनस प्लस साइन हमेशा ही रखना ताकि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी कोई दिक्कत हो जाए तो प्रॉब्लम ना आए, है ना। हाउ फास्ट इज द एरिया डिक्रीजिंग, तो एरिया कितनी स्पीड से डिक्रीज हो रहा है भाई, है ना, वो फाइंड करना है। डेफिनेटली उसका आंसर भी नेगेटिव आएगा, है ना, वो नेगेटिव डिनोट करेगा कि वो डिक्रीज हो रहा है। व्हेन द टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू द बेस, मतलब कब ये होना चाहिए, जब L इक्वल टू बी हो तब, ठीक है। तो मुझे ये फाइंड करना है एट दैट टाइम ड्यूरिंग दिस कंडीशन, है ना। जब मैं ये फाइंड करूंगा ना dA/dt लास्ट में, तब मैं L इक्वल टू बी रखूंगा, है ना। पहले L इक्वल टू बी रख के मत जाना भाई, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको भी सॉल्व, है ना। सबसे पहले मुझे एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला चाहिए मुझे। एरिया का फॉर्मूला कैसे बनाऊं भाई, ये A है समझ लो, ये B है और ये C है, ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला मैं कैसे क्रिएट करूं भाई, एरिया A इक्वल टू, तो आइसोस्केलस ट्राइंगल के लिए स्पेशल कोई फॉर्मूला है एरिया का, नहीं। इक्विलेटरल होता तो मैं लिख सकता था √3/4 L², बराबर, बट यहाँ पे तो आइसोस्केलस है। सो व्हाट आई कैन डू, तो मुझे एक्चुअल में एरिया का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सो लेट मी क्रिएट इट। 1/2, है ना, 1/2 बेस इनटू अल्टीट्यूड, ठीक है। अल्टीट्यूड मतलब ये समझ लो मैंने अल्टीट्यूड ले लिया है A, ठीक है। सो 1/2 बेस मतलब B है, अल्टीट्यूड मतलब A है, ओके। अब ये जो A होगा उसकी लेंथ होगी कितनी, ये तो मैंने एक्स्ट्रा एज्यूम कर लिया है, डेफिनेटली उसको मैं रिमूव कर दूंगा। कैसे, तो ये A लेंथ होगी कितनी, तो ये जो है ना, ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ B/2 होगी डेफिनेटली, है ना। और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा जिसको देखो आप। तो ये A लेंथ फाइंड करने के लिए मैं पाइथागोरस यूज कर लूँ, तो A बन जाएगा √A² प्लस B/2 होल स्क्वायर इक्वल टू L²। सो A² को मैं सब्जेक्ट बना लूँ तो हो जाएगा वो √1/2 इंटू B इंटू √L² माइनस B/2 होल स्क्वायर मतलब B²/4 लाइक दिस। सो ये हो गया मेरा एरिया। अब मैंने एरिया का जो फॉर्मूला है उसमें देख लिया, एरिया तो डेफिनेटली चेंज हो रहा है, B कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, एंड L चेंज होगा बिकॉज ये लेंथ है ना, वो चेंज होगी, उसके हिसाब से एरिया चेंज होगा, बराबर। वो चेंज होगी मतलब L में चेंज हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, L डिक्रीज हो रही है, तो L में चेंज हो रहा है मतलब L वेरिएबल है, एरिया वेरिएबल है, B कांस्टेंट है। तो मेरे पास ये एरिया का फॉर्मूला L के फॉर्म में आ गया। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड dA/dt, तो मैं इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूंगा तो उसमें dL/dt क्रिएट होगा, इसकी वैल्यू रख दूंगा, बाकी तो मैं कंडीशन वगैरह रख के आंसर बना दूंगा, ठीक है। तो ये चलो मैं फाइंड करता हूँ डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू L, dA/dL दैट इज इक्वल टू 1/2, ये B/2 तो कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रख दिया, और ये बन गया √L² माइनस B/2, मतलब ये ऐसा है √x² माइनस समथिंग, है ना, जहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे L वेरिएबल है। जैसे इसमें हम L की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं भाई, तो √ समथिंग समझ लो x² माइनस a है समझ लो, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या लिखते हैं 1/2 √x² माइनस a इंटू, फिर ये x² का ही सिर्फ करते हैं ना, तो यहाँ पे भी 1/2 √L² माइनस B²/4 इंटू, फिर मैंने बताया ना सिर्फ x² का करते हैं, यहाँ पे भी फिर L² का ही करेंगे, दैट इज 2L, ठीक है। सो फाइनली दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन। लेट मी कैंसल इफ पॉसिबल, 2 कैंसिल हो गया, ओके। अब बचा क्या, तो dA/dt इक्वल टू, ऊपर बचा B इंटू L, नीचे बचा 2 टाइम्स √L² माइनस B²/4। मुझे फाइनली dA/dL कब फाइंड करना है, जब L इक्वल टू B हो तब। तो इसको मैं रख देता हूं, चलो अंदर L इक्वल टू B रख देता हूं, तो या तो L की जगह B रखूं या तो B की जगह, चलो L की जगह B रख देता हूं, है ना। B कांस्टेंट है तो सब कुछ कांस्टेंट के फॉर्म में आ जाएगा। B इंटू B डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स, अगर मैं इसको एलसीएम ले लूँ तो, या फिर L² माइनस L²/4, चलो सॉरी मैंने L की जगह B सोचा ना, B² माइनस B²/4, ठीक है। B² माइनस B²/4 कितना होगा भाई आफ्टर एलसीएम, 4B² माइनस B² दैट इज 3B²/4, है ना। तो
तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 3b² माइनस 4 विच बिकम b²/2 इंटू √3 इंटू b/2, ठीक है ना। तो ये 2 कैंसिल, देखो ये 2 कैंसिल, एक b भी कैंसिल, तो बचा क्या भाई, b/√3, है ना। क्या बचा, b/√3। ओके, तो ये आंसर हो गया b/√3 बराबर। बट ये हमने बनाया हो, क्या बनाया, dA/dL बनाया। वैसे मुझे एक्चुअल में dA/dt फाइंड करना था, तो मैंने डायरेक्टली dA/dt फाइंड किया होता तो अच्छा रहता, है ना, dA/dt। तो यहाँ पे लास्ट में dL/dt आ जाता, लास्ट में L का डिफ्रेंशिएशन करते तो कोई बात नहीं। चलो इस तरह से फाइंड कर लिया है तो भी हम बना सकते हैं हमारा आंसर dA/dt का। मैं क्या कर देता हूँ, dA/dL है ना, तो ये एक्चुअल में मेरा आंसर है dA/dL, ठीक है। मैं कर देता हूँ इसको dA/dt डिवाइडेड बाय dL/dt, ऐसे कन्वर्ट कर देता हूँ। चलेगा भाई, चलेगा, दौड़ेगा, है ना, ठीक है। अब dA/dt मुझे फाइंड करना है, सो dA/dt क्या बन जाएगा भाई, b/√3 इंटू dL/dt। तो अब dL/dt की वैल्यू रख लो, क्या होगी भाई, dL/dt की वैल्यू वो हमारे पास है विच इज़ -3, है ना, -3। तो ये हो गया -3, तो फाइनली बन जाएगा मेरा आंसर -√3 इंटू b, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। ये मेरा आंसर फाइनली, ओके। चलो, वही मैं सोचूं ये बीच में कहाँ पे एरर आ गई। ओके, यही मेरा आंसर है। हाँ, और मैं क्या बोलता था कि यहाँ से अगर आपने डायरेक्टली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किया होता तो ये भी अगर आपने डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी किया होता तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन एज इट इज़, जैसे अंडर रूट का 1/2 रूट, फिर L² का 2L, फिर L का dL/dt होता अलग से, है ना, फिर L का dL/dt होता। तो डायरेक्टली यहाँ पे dL/dt लास्ट में मल्टीप्लाई हमेशा ही होते 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 होते, जैसे यहाँ पे हमको जो भी आंसर मिला उसको dL/dt मल्टीप्लाई करना पड़ा, वो पहले से हम लोग यहाँ पे कर देते एंड फाइनली 3-4 स्टेप के बाद आंसर आ जाता। तो ये एक्स्ट्रा 3-4 स्टेप जो भी यहाँ पे बनाए वो नहीं लिखने पड़ते, है ना। वैसे आप कुछ भी कर सकते हो, एनी हाउ आपका आंसर आना चाहिए, दैट इज व्हाट अवर टारगेट, ओके। हाँ, बट ऐसे हमने dA/dL फाइंड करके फिर आंसर बना दिया b/√3, तो यहाँ से फिर हम बोलेंगे ये मेरा आंसर है, तो ये नहीं है ना, ये मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू अगेन टाइम ही फाइंड करना है, बिकॉज चेंज इन L विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिया है, सो वी हैव टू फाइंड चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर विथ रिस्पेक्ट टू L होता फाइंड करना तो उन लोग ने ऐसा मेंशन करना, उन लोग को ऐसा मेंशन करना पड़ता भाई कि भाई फाइंड द चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ, है ना, ठीक है। चलो, ओके, क्वेश्चन 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 2। अच्छा, ये सर सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देख लिया है, याद हो तो मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में, है ना, एग्जाम्पल मिसलेनियस के लास्ट के हमने एग्जाम्पल देखे, उसमें ही था। देखो एग्जाम्पल नंबर 45, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x² = 4y व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 1, 2, है ना। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिफोर 2 वीडियो, है ना। लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से वीडियो नंबर 23 में हमने ऑलरेडी देख लिया है ये क्वेश्चन, सो जस्ट कंप्लीट इट, है ना। इसको देख लेना वापस एक बार, ऐसा है तो बराबर। विल मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 45। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, बराबर, ये कर्व है, पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है, बराबर, याद रखना पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में है। मुझे इसका नॉर्मल फाइंड करना है इन जनरल एट एनी पॉइंट थीटा, है ना। तो इन जनरल मुझे इसका नॉर्मल फाइंड करना है, बराबर, एंड सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो ये नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल, वंस आई गॉट द नॉर्मल, मुझे वो नॉर्मल से ओरिजिन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। समझ लो कि मेरे पास ये कर्व है, बराबर, से ये आपका कर्व है, और इसमें इन जनरल में समझ लो ये नॉर्मल फाइंड कर रहा हूँ, कोई भी नॉर्मल फाइंड करो, बराबर। तो जैसे ये नॉर्मल फाइंड किया तो इस पर्टिकुलर लाइन, ये नॉर्मल एंड ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस जो भी है वो एक कांस्टेंट होगा,
से कोई कांस्टेंट के होगा, बराबर। समझ लो कि मैं इन जनरल फाइंड कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी फाइंड कर सकता हूँ, बराबर। तो यहाँ पे भी हो सकता है वो नॉर्मल, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस ये वाला आएगा, नॉर्मल वाला डिस्टेंस, ठीक है। ऐसे भी बनेगा वो, बराबर, ऐसे भी बनेगा, तो ये डिस्टेंस अगेन कांस्टेंट है। तो ये सभी डिस्टेंस कांस्टेंट है ऐसा प्रूव करना है। कोई भी डिस्टेंस बनाओ वो सभी डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के। तो मैं इन जनरल ही बनाऊंगा और उसको मैं कांस्टेंट प्रूव कर दूंगा। दैट इज व्हाट माय टारगेट इन दिस क्वेश्चन। ओके, वंस अगेन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले कर्व का नॉर्मल क्रिएट करूंगा इन जनरल, एंड फिर कर्व का नॉर्मल जनरेट करूंगा इन जनरल, एंड देन मैं जस्ट उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करने की कोशिश करूंगा। एंड लास्ट में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, वो जो भी डिस्टेंस आएगा उसमें थीटा नहीं होगा। सो जो भी मिलेगा उसमें थीटा नहीं होगा। मेरे पास ए तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो ए होगा कि ए के फॉर्म में कुछ आंसर बनेगा, तो उससे मैं कह सकता हूँ कि भैया जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना वो कांस्टेंट है, ठीक है। दिस इज व्हाट माय स्ट्रेटेजी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो लेट मी सॉल्व फर्स्ट नॉर्मल। अब नॉर्मल या टेंजेंट कुछ भी फाइंड करना हो तो हमको क्या पता होना चाहिए भाई, स्लोप एंड पॉइंट्स, है ना। तो यहाँ पे जैसे जब भी पैरामीट्रिक पॉइंट दिए हो तो हमें एज अ पॉइंट हमको यही लेना है, पैरामीट्रिक पॉइंट खुद, बराबर। तो जैसे कि x1 y1 पॉइंट मेरा क्या हो गया भाई, लेट x1 y1 पॉइंट बिकम a cos थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा, ठीक है, एंड a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा। दिस इज व्हाट माय पॉइंट्स x1 y1। एंड टू फाइंड स्लोप, मुझे स्लोप फाइंड करना हो तो dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट होना, x1 y1 पॉइंट पे होगा, बराबर। बट फॉर दैट आई नीड dy बाई डी एक्स। अल्टीमेटली dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए मुझे इस पैरामीट्रिक इक्वेशन को dy बाई डी थीटा, इसमें से dy बाई डी थीटा बनाऊंगा और इसमें से dx बाई डी थीटा बनाऊंगा, और उस दोनों का रेशियो लूंगा मैं, है ना। तो लेट मी फाइंड dy बाई डी थीटा फर्स्ट, dy बाई डी थीटा, बराबर, दैट इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, a साइन थीटा का हो जाएगा a cos थीटा माइनस a एज इट इज, ठीक है, a एज इट इज। अब ये थीटा cos थीटा मल्टीप्लिकेशन में है, थीटा एंड cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा देता हूं। तो पहले थीटा एज इट इज, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, बराबर, प्लस अब cos थीटा एज इट इज, थीटा का 1, ठीक है, लाइक दिस। सो ये बन जाएगा a cos थीटा मल्टीप्लाई करने पे माइनस माइनस प्लस a थीटा साइन थीटा minus a cos theta, hence you can see a cos theta cancel, we'll get a theta sin theta, ठीक है। this is what dy by d theta, and let me find dx by d theta like this, बराबर। इससे dx by d theta फाइंड कर लेता हूँ। so dx by d theta इक्वल टू a इंटू cos theta का हो गया माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस a इंटू थीटा साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन का रूल, थीटा एज इट इज साइन थीटा का cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज थीटा का 1, ओके। नाउ इफ यू मल्टीप्लाई दिस अगेन, माइनस a साइन थीटा प्लस a थीटा cos थीटा प्लस a साइन थीटा। नाउ यू कैन सी दिस टू टर्म विल बी कैंसल्ड एंड what we are left with is just a थीटा cos थीटा, ओके। सो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा रेशियो dx बाई डी थीटा। लेट मी पुट द वैल्यू ऑफ बोथ डिफरेंशिएशन। dy बाई डी थीटा था a थीटा साइन थीटा था, एंड dx बाई थीटा इज a थीटा cos थीटा। यू कैन सी a थीटा कैंसल, वी आर लेफ्ट विथ tan थीटा, ठीक है। सो dy बाई डी एक्स बिकम tan थीटा, ओके। सो हैंस स्लोप क्या बन जाएगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1, जो भी पॉइंट है उसके पास, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, बराबर। अब डेफिनेटली x1 y1 पॉइंट मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, है ना, ये पॉइंट पे। तो जो x एंड y के फॉर्म में हो तो उसको हम थीटा के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब थीटा के फॉर्म में आंसर आना चाहिए मेरा। तो यहाँ पे थीटा के फॉर्म में आ गया है, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट x1 y1 की भी, x1 y1 पॉइंट पे कौन सा आंसर आएगा, वो x1 थीटा के फॉर्म में आंसर मिल गया मुझे, मतलब x1 y1 के फॉर्म में, मतलब अल्टीमेटली इस थीटा के फॉर्मेट में मेरे पास आंसर है ना, ठीक है। तो चलो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, हैंस स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल बिकम -1 बाई tan थीटा,
है ना, -1/tan θ, दैट इज इक्वल टू -cot θ. If you want we can put cot θ also, if you want we can put -1/tan θ also, and if you want we can put cos by sin also, if है ना, if possible आप ऐसा भी रख सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है, मैं cos θ sin θ के फॉर्मेट में ज़्यादा पसंद करूँगा रखना, है ना, तो उसी फॉर्मेट में रखते हैं। चलो -cos θ sin θ, खैर अगर मज़ा नहीं आएगा तो फिर दूसरे फॉर्म में रखेंगे, है ना। नाउ व्हाट आई हैव, मेरे पास स्लोप है, यस, है ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल गई क्या, यस। क्या क्या मिल गई, तो स्लोप, है ना, स्लोप, एंड पॉइंट, तो पॉइंट तो खुद है ही, तो इस पॉइंट को रखना है, और ये स्लोप है। ठीक है, तो स्लोप अगर मेरे पास है तो आपको अगर याद हो तो डायरेक्टली अगर याद हो तो कैसे करते हैं हम इक्वेशन ऑफ वट एवर लाइन, ऊपर वाले को x, तो ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y, एंड अगर स्लोप नेगेटिव है तो बीच में प्लस। ठीक है, इक्वल टू, अब x एंड y की जगह पॉइंट रखना है, तो x की जगह क्या रख दूंगा, a cos प्लस a थीटा साइन थीटा, a cos प्लस a थीटा साइन थीटा इनटू cos थीटा, है ना। अब आपको मेरे ख्याल से लग रहा होगा कि हाँ cos थीटा साइन थीटा के फॉर्म में रखा उससे फ़ायदा होगा भाई, है ना। हमने स्लोप को cos एंड साइन के फॉर्म में रखा ना, उससे यहाँ पे फ़ायदा होगा, देखो। एंड y इंटू साइन, तो y की जगह कहाँ पे वैल्यू रखनी है, ये वाली पॉइंट की, a साइन माइनस a थीटा cos थीटा, a साइन माइनस a थीटा cos थीटा इनटू साइन थीटा। ठीक है, नाउ लेट मी मल्टीप्लाई दिस थिंग्स, ये हो जाएगा a cos स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा साइन थीटा cos थीटा प्लस a साइन स्क्वायर थीटा माइनस a थीटा साइन थीटा cos थीटा। ओ वेरी गुड, ये देखो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, a थीटा साइन थीटा cos थीटा कैंसिल, एंड यू कैन सी इन दोनों में से अगर मैं a कॉमन निकाल लूँ देन व्हाट वी आर लेफ्ट विथ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विच इज a, है ना। सो मेरे पास इक्वेशन आ गया x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू a, ये हो गया नॉर्मल का इक्वेशन, है ना। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन लाइन विथ ओरिजिन, है ना। ओरिजिन से कोई लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा भाई, याद हो तो, अगर अच्छी तरह से याद हो तो अच्छी बात है। जैसे ये ओरिजिन 0 0 है और उससे कोई लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो तो 11th में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। 11th में ये अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो p डिस्टेंस, देन वी कैन इजीली फाइंड यूजिंग ये इक्वेशन क्या है लाइन का, x cos थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू a। तो अगर याद हो तो मैंने हिंट के फॉर्म में ऐसा बताया था कि ये पॉइंट को इस लाइन के अंदर रख दो, है ना। वैसे ओरिजिन है तो हमेशा ही पॉइंट को लाइन के अंदर रखोगे तो ये तो सिर्फ कांस्टेंट बचाएगा। तो कभी कभी फॉर्मूला कोई स्टूडेंट याद रख के भी चला जाता है, mod c बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला याद रखा था उसने। तो सिर्फ जो भी कांस्टेंट है उसको मोड में लिख लो, mod a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता क्या पता है ना, x का कोफिशिएंट a, y का कोफिशिएंट b, है ना, ये याद होना चाहिए भाई। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करना होता है। तो x का कोफिशिएंट a हो गया, देखो x का कोफिशिएंट a मतलब cos थीटा, y का कोफिशिएंट b मतलब साइन, एंड कांस्टेंट तो उस तरफ रखोगे या इस तरफ रखोगे उससे कोई मतलब नहीं है, बराबर। सो फाइनली या तो आप 11th में मैंने बताई थी वो इन जनरल हिंट याद रख सकते हो कि लेट मी पुट 0 0 in place of x and y, so it become what, automatically it become 0 plus 0 minus a, है ना, divided by under root of a square plus b square, that is under root of cos square plus sin square, है ना। सो ये ऑटोमेटिकली बन गया mod a by whatever 1। सो फाइनली मेरा आंसर हो गया कांस्टेंट, p इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। सो p इक्वल टू कांस्टेंट, हैंस प्रूव्ड, वही मुझे प्रूव करना था। ओके, कि भाई जो भी लाइन नॉर्मल है उससे ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज व्हाट आई नीड टू प्रूव फॉर दिस क्वेश्चन। ओके ओके, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 6
फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, अगेन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे कौन से इंटरवल में है वो बनाने के लिए, फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स। जहाँ पे पॉजिटिव होगा उस इंटरवल में इंक्रीजिंग, जहाँ पे नेगेटिव होगा एफ डैश एक्स उस इंटरवल में डिक्रीजिंग। इट मीन्स वी नीड टू फाइंड एफ डैश एक्स। अब इसका एफ डैश एक्स फाइंड करना हो तो डेफिनेटली व्हाट वी आर थिंकिंग ऑफ डिवीजन रूल, है ना। हम डिवीजन रूल सोचेंगे, तो डिवीजन रूल इतने बड़े इक्वेशन में लगाएंगे तो फिर वो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, है ना। तो इफ पॉसिबल लेट मी फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस वन, है ना। चलो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको दिख जाता है यहाँ पे, तो ये जो है ना, ये दोनों में से अगर मैं माइनस एक्स कॉमन निकाल लूँ तो देखो चलो क्या हो जाता है, नीचे का डिनोमिनेटर क्रिएट हो जाता है। वो मैं कहना चाहता हूँ 2 प्लस कॉस एक्स, है ना, क्योंकि मुझे क्या दिख गया, ये 2 प्लस कॉस एक्स है ना, यहाँ पे दिख गया 2 एंड कॉस एक्स दोनों दिख गया, और एक्स जो है वो कॉमन निकल गया दोनों में से। तो देखो 2 प्लस कॉस एक्स दिख गया तो अच्छी बात है। अगर मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट करता हूँ तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो 4 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस एक्स बाई, और 2 प्लस कॉस एक्स कैंसिल, सो माइनस एक्स लाइक दिस। तो देखो अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना था पहले, अब ये इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा ना, डिफ्रेंशिएशन इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू द अर्लियर स्टेप, है ना। ओके, सो लेट मी फाइंड एफ डैश एक्स नाउ, है ना। अब यहाँ से तो एफ डैश एक्स फाइंड करना ही सही रहेगा। सो एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, बराबर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड न्यूमरेटर में 4 साइन एक्स का हो जाएगा 4 कॉस एक्स, माइनस, ठीक है, माइनस ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2 का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये हो गया, माइनस एक्स का 1, ठीक है, ये हो गया एफ डैश एक्स। लेट मी सिंप्लीफाई दिस एफ डैश एक्स, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 कॉस एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, ये तो अच्छा बन गया, देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स, अगेन ये और ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा, है ना। ये दोनों को मिला के, ये दोनों में से 4 में कॉमन निकाल दूँ तो क्या बचेगा भाई, 4 इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज़ 1, सो ये बन गया सिर्फ 4, है ना। ओके, तो ये बन गया फाइनली 8 कॉस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, सो दिस वन इज एफ डैश एक्स। ओके, एंड अगेन थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन अगर कोशिश करें तो 8 कॉस एक्स प्लस 4, इसको एलसीएम सोच के बाहर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, बराबर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस, अरे यहाँ पे इसको भेज रहे हैं 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, साथ में स्क्वायर भी कर देते हैं, चलो, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 टू जो 4 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। यू कैन सी दिस 4 एंड 4 इज कैंसल, बराबर। अब बचा क्या भाई, तो 8 कॉस माइनस 4 कॉस, दैट इज 8 कॉस में से 4 कॉस जाएगा, बचेगा 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अच्छी बात है, चलो, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ओके, फाइनली ये हो गया, देखो, है ना। एंड और थोड़ा 4 कॉस एक्स कॉमन निकाल लो तो कॉस एक्स इंटू क्या बनेगा भाई, 4 माइनस कॉस एक्स, है ना, डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या चीज़ें हमेशा ही पॉजिटिव या नेगेटिव वगैरह है, तो हमको ये तो पता है कि भाई डिनोमिनेटर जो है उसका तो स्क्वायर है, तो वो तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। एंड 4 माइनस कॉस एक्स क्या होगा भाई, 4 माइनस कॉस एक्स में अगर कॉस एक्स की जगह में -1 से 1 तक वैल्यू रख लूँ, बराबर, तो 4 माइनस -1 to 1 दैट इज 4, इसमें 4 माइनस 1 4 प्लस 1 4 माइनस 1, और चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 4 इसके अंदर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये बन जाएगा 3 से लेके 5, सो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन फाइंड करते हैं अब वापस एक बार,
तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, इट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन cos x। कौन सा इंटरवल में पॉजिटिव होगा, कौन सा इंटरवल में डिक्रीज, व्हाट आई कैन से, कौन से इंटरवल में पॉजिटिव, कौन से इंटरवल में नेगेटिव, दैट डिपेंड्स ऑन cos x। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट पे एंड इन जनरल फिर उसका आंसर बना देंगे हम लोग, है ना। तो चलो ये जो है ना, ये आपका एफडेस एक्स है, बराबर। अब अलग से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेट 2 + cos x होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। एंड एज वी नो दैट cos x इज ऑलवेज बिलोंग्स टू व्हाट, -1 to 1, ठीक है, -1 to 1। मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ भाई, ध्यान रखना इसको, ठीक है ना, अलग से। तो cos x हमेशा ही -1 to 1 रहेगा। नेगेटिव cos x क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, पहले नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर मैं 4 उसके अंदर ऐड कर दूंगा, बराबर। तो नेगेटिव cos x क्या बन जाएगा, तो आपको भी पता है जब -a से a वैल्यू हो, उसमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करने पे वो -a से a ही रहेगा, मतलब -1 to 1 ही रहेगा, बराबर। अब इसमें मुझे 4 ऐड करना है, क्या करना है, 4 इसके अंदर डालना है। सो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा 3 से लेके 4 - 1 3, 4 + 1 5। सो इट मीन्स व्हाट कि 4 - cos x इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। सो एफडेस एक्स बिकम पॉजिटिव व्हेन cos x इज पॉजिटिव, है ना। जब cos x पॉजिटिव रहेगा तब एफडेस एक्स पॉजिटिव रहेगा, जब cos x नेगेटिव रहेगा तब एफडेस एक्स नेगेटिव रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन देखते चलो कि भाई एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग होगा तब क्या होगा, चलो। तो फर्स्ट कंडीशन, इफ एफ ऑफ एक्स, है ना, मुझे तो इंटरवल फाइंड करने हैं फाइनली। सो पहली कंडीशन में इफ एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, सो cos x into 4 - cos x divided by 2 + cos x whole square is positive. Now as we know that these two things are always positive, hence cos x is positive, है ना। अब cos x कहाँ पे पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। तो cos x इज पॉजिटिव इन 0 to π/2, बराबर, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड, है ना, एंड लिखना है, याद रखना है आपको, या मैंने बताया था पहले भी, आपको एंड लिखना है, यूनियन नहीं लिखना है। एंड x बिलोंग्स टू 3π/2 से लेके 2π, ठीक है। तो इस इंटरवल में cos x क्या है, पॉजिटिव है, बराबर। फर्स्ट पूरे 0 to 2π में आंसर बना रहा हूँ, वैसे आपकी बुक के अंदर भी 0 से 2π के अंदर आंसर बनाया है। सो मैं भी क्वेश्चन के अंदर ये कमेंट नहीं दी है तो वो उसको देनी चाहिए कि x बिलोंग्स टू 0 से लेके 2π, ठीक है। तो 0 से लेके 2π के बीच में ये आंसर हम बना रहे हैं भाई, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x पॉजिटिव है। तो अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव, बेस्ड ऑन दैट अगर ये दोनों पॉजिटिव है, अगर ये दोनों पॉजिटिव है देन डेफिनेटली, अगर ये दोनों पिंक मार्क वाले पॉजिटिव है तो डेफिनेटली इसको पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा टोटल आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव डेफिनेटली बिकम नेगेटिव। सो दैट्स वाई टू गेट टोटल आंसर पॉजिटिव, है ना, टोटल आंसर को पॉजिटिव बनाने के लिए cos x को कंपलसरी पॉजिटिव रहना पड़ेगा। सो दैट्स वाई cos x इज पॉजिटिव, एंड व्हेन cos x पॉजिटिव, x हमेशा ही फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। सिमिलरली इफ f of x इज डिक्रीजिंग, सो इफ f of x इज डिक्रीजिंग, f dash x इज नेगेटिव, हैंस वही जो देखो cos x, f dash x क्या है, cos x इंटू 4 - cos x, ठीक है, इनटू, है ना, ये बीच में इनटू है, डिवाइडेड बाय 2 + cos x होल स्क्वायर। सो डेफिनेटली हमको ये तो पता है कि भाई ये जो है हमेशा ही पॉजिटिव, ये भी हमेशा ही पॉजिटिव। टू गेट टोटल आंसर नेगेटिव, है ना, हमको टोटल आंसर ये फंक्शन का एफ डैश एक्स का टोटल आंसर नेगेटिव बनाना है, तो इसको मुझे कंपलसरी नेगेटिव बनाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई cos x इज नेगेटिव, cos x इज नेगेटिव। अब cos x कब नेगेटिव होता है भाई, x बिलोंग्स टू, तो वो भी आपको याद है, cos x ये दोनों जगह पे नेगेटिव है, तो π/2 से लेके 3π/2 तक, ठीक है, यहाँ पे cos x नेगेटिव है। सो दिस इज व्हाट आवर आंसर फॉर दिस फंक्शन टू बी डिक्रीजिंग, है ना। तो ये क्वेश्चन सही में IMP भी बोल सकते हो, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में शुरुआत में स्टार्टिंग में जनरली स्टूडेंट को आइडिया नहीं आता, और उसकी वजह से
उन लोग को ये डिफरेंशिएशन का काम है ना वो डिफिकल्ट पड़ जाएगा। तो पहले आप पहले इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना एंड देन आफ्टर डिफरेंशिएशन करना, और डिफरेंशिएशन करने के बाद जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करते करते जाओगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेट बनेगा ना, अगर ये फॉर्मेट इस तरह से बन रहा है तभी आपको आइडिया आएगा कब फंक्शन इंक्रीज होगा कब फंक्शन डिक्रीज होगा। अदरवाइज अगेन यू विल नॉट गेट आइडिया टू गेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि ये साइन कॉस के फॉर्म में है भाई, है ना। तो डेफिनेटली इट विल बिकम समवट डिफिकल्ट इफ यू आर नॉट गोइंग विद दिस वे, है ना। सो ये क्वेश्चन IMP है। ओके तो चलो फिर दोस्तों रखते हैं फिर यहाँ से, है ना। क्वेश्चन 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन ऑलमोस्ट 11 12 तक तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, एंड इफ़ पॉसिबल क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे तो फिर ज़्यादा क्वेश्चन भी कर लेंगे, है ना। और आपको आपका होमवर्क चालू रखना है, बराबर, आपको आगे आगे बढ़ते रहना है भाई। आपने अगर सपोज 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं तो आप कोशिश करो कि 15 तक हो जाए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कल तक आपके 15 तक के क्वेश्चन हो जाए, उसके बाद फिर वीडियो लेक्चर देखना सॉल्यूशन का, है ना। ताकि आप पहले अपने हिसाब से सॉल्व करोगे, आपका दिमाग यूज़ करोगे, खर्च करोगे, एंड देन आफ्टर अगर सॉल्यूशन को देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा फंडामेंटली क्लियर हो जाओगे। ओके तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।